Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा हम सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमें तो अब इसकी तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स का ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर हमने अभी मेहनत कर ली तो हमें कुछ मिल जाएगा, नहीं मेहनत करी तो हम बस पूरे साल ये सोचते रहेंगे काश एग्ज़ाम के टाइम पे तो हम पढ़ ही लेते। हमने कुछ डिस्कशन करी हैं टॉपिक्स को लेकर, ठीक है बेटा, अब हम कर भी रहे हैं उन टॉपिक्स को लेकर, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि एग्जाम्स आ गए हैं तो जल्दी से हमें उन टॉपिक्स पे पहुंचना पड़ेगा जल्दी से, जिसको कि एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में ये वाले टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ बेटा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम में आ सकते हैं टॉपिक, ठीक है बेटा, जो कि अगर हम प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो उनमें आए हुए हैं, क्योंकि मिड टर्म का एग्जाम बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बोर्ड के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। तो तैयारी पूरी जीत की करनी है और तैयारी इस तरीके से करनी है कि हमें टारगेट ही 100 आफ्टर 100 का रखना है। जिस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे तो उसी हिसाब से हमारे मार्क्स भी आएंगे। ओके, आज सिर्फ टॉपिक बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेके ले आई हूं, लेकिन ये पूरा मंथ आपको नई नई वीडियोस वाले का मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे सिर्फ हमारा ये नहीं होगा कि वो क्वेश्चंस आए हुए तो दोबारा क्यों आएंगे, नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि अगर सोशल साइंस को हम उठा के देखें और तरीके से स्टडी करेंगे तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए किस तरह से यूजफुल रहेंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि पूरे महीने ये फिर जब से सेशन स्टार्ट हुआ ये सोचते रहे पढ़ लेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो बेटा डोंट वरी, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हो और एग्जाम के टाइम पे अब तुम्हें बर्डन लग रहा है कि सोशल साइंस को कैसे पढ़ा जाएगा, सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ा जाएगा, तो चिंता मत करिए बेटा जी, आपको ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। इसके बाद आपका हिस्ट्री का, इको का यानी कि अर्थशास्त्र का, इतिहास का, ज्योग्राफी भूगोल के उसी तरीके के कुछ टॉपिक्स इस तरीके से वीडियोस में आएंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की वीडियोस आप देखते रहिएगा और साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ना केवल क्वेश्चंस बताए जाएंगे बल्कि बेटा इनमें आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि आपके मार्क्स तो सोशल साइंस में चलो आ गए, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ पाते जितने आप पढ़कर जा रहे हो। तो आपका क्वेश्चन हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं हमेशा कि एक बात बताइए मैम कि हम लिखते तो हैं सोशल साइंस में लेकिन नंबर नहीं आ पाते हैं। अगर नंबर हम क्या कहते हैं तैयारी भी करते हैं लेकिन क्या होता है हम लिख कर आ गए, क्योंकि बेटा जी कहाँ गलती होती है, सबसे पहली गलती होती है आपके क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन पूछा क्या गया नहीं समझ पाते, आता होता है घर से पढ़ के गए हो पता है, लेकिन लिखना कैसे ये समझ नहीं आ पाता। दूसरी गलती होती है कि क्वेश्चन को समझ के अब उसे फ्रेम कैसे करना है, पॉइंट्स बनाने हैं, पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा बस लिखते चले गए हैं। तो उस चीज के लिए बेटा सबसे अच्छा फंडा यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन करने कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन पता लगे कि करने कैसे है तो आराम से आपका एग्जाम में देखना कितने बढ़िया नंबर आएंगे। बस दिल लगाकर आप ये समझिए कि ये हमें तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है पीछे के मंथ्स में नहीं पढ़े, लेकिन ये सितंबर का मंथ पूरा रिवीजन से भरा हुआ रहेगा, जिसमें आपको नए नए वीडियोस में ये पता चलेगा कि हमने किस तरीके से इसको कवर करेंगे। इसको 4 पार्ट में बेटा डिवाइड कर दिया गया है, उसी तरीके से जैसे सोशल साइंस आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, आपकी रिवीजन भी इसी तरीके से चलेगी। सबसे पहली क्लास में आपके टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, फिर आपके प्रीवियस ईयर उठा के केवी के, आपके आरएस केवी के जो अलग अलग स्कूल विद्यालय हैं हमारे, उनको उठा के गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम को मेनली कवर किया जाएगा और उसमें वीडियोस देखी जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो को कवर किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं सीधा टॉपिक पे, क्योंकि आगे की वीडियोस का मैंने अभी ऐसे बता दिया आपको कि आगे आने वाली वीडियोस की कौन से टॉपिक्स रहेंगे हमारे, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। चैप्टर्स मेनली मैंने 3 लिए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पहले लिया क्योंकि अगर सब कुछ एक साथ बल्क में ले लूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम शुरू होने में थोड़ा सा समय है, इसीलिए हम क्या करेंगे जिनके शुरू भी होने वाले हैं तो उनके लिए सोशल साइंस के लिए बेस्ट है ये, किस तरीके से आप तैयारी ये वाली बढ़िया तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं आपको टॉपिक बता दूंगी कि ये जो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस टॉपिक पे आने वाली है आप वो ऑलरेडी पढ़कर रखना। जैसे अभी से मैंने आपको बता दिया आज ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए आप इसे रीड करके रखोगे, हम प्रीवियस ईयर उठाकर मिड टर्म के जो एग्जाम हुए हुए उनको उठा के या इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको उठा के हम प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। जो जो टॉपिक्स बोलती जा रही हूँ आज से तैयारी शुरू करिए, ये टॉपिक्स बता दूंगी आज मैं, तैयारी करनी है इन टॉपिक्स को, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रखना, नेक्स्ट क्लास में रेडी हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक क्लास पहले ही आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या रीड करके रखना है, आपको एक टारगेट मिल जाएगा, इससे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी, लर्न करने में। ओके बेटा
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके 3 चैप्टर्स कवर करे जा रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ बेटा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 1 है हमारा सत्ता की साझेदारी या फिर पावर शेयरिंग। ओके, सबसे पहले वो चैप्टर कवर किया जा रहा है। दूसरा आपका है संघीय व्यवस्था एनसीईआरटी का, यानी कि आपके संघवाद चैप्टर जो है हमारा, यानी फेडरलिज्म, जिसपे हमने वीडियोस देखी भी होंगी, बनी हुई है। आपका चैप्टर नंबर जो 3 है वो है जनरल रिलीजन एंड कास्ट, यानी कि बेटा हमारा लिंग, धर्म और जाति को लेकर। तो उन 3 टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल में पॉलिटिकल पार्टीज भी चैप्टर आ रहा होगा, ट्राई करेंगे बेटा, अगर हमारी ये वाली रिविजन कंप्लीट होगी तो मैं उसका भी पक्का असाइनमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूंगी अलग से, उस पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि सारे स्कूल्स में नहीं आ रहा है, कुछ स्कूल्स में उसको कवर किया जा रहा है, बट उसके भी ट्राई करके आपको असाइनमेंट मिल जाएगा कि किस तरीके से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो, या फिर एक वीडियोस के लिए अलग बना लेंगे। ओके, चलिए अब तैयारी करनी है अच्छे से। चलिए, इससे ज्यादा इजी करके नहीं दे सकते हम, इतना ही इजी करके पढ़ना है। ओके, सबसे पहले बेटा आपका जो पावर शेयरिंग चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन उठा लेना, कुछ मत करना, बुक लेकर बैठ सकते हो आप अपनी, जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही है। सबसे पहले चैप्टर ओपन कर लो, उसमें आपका पहला टॉपिक दे रखा होगा, भौगोलिक स्थिति दे रखी होगी बेटा श्रीलंका और बेल्जियम की। ठीक है, लर्न करने का तरीका क्या रहेगा आपको साथ में बताती जा रही हूं। ठीक है, लर्न करने के लिए कुछ नहीं करना आप सब बच्चों ने, हर चीज को इजी करके पढ़ो। ओके, सारे सब्जेक्ट्स का अपना एक तरीका है, सेम लाइंस नहीं लिखनी है कि भाई ज्योग्राफी के लिए आप 1 पॉइंट के लिए 2 लाइन कवर कर रहे हो तो हिस्ट्री के लिए भी 2 करोगे, नहीं, सबकी लाइंस बताती चलूंगी किसके लिए कितनी कितनी लाइन कवर करनी है। इस वाले टॉपिक में बेल्जियम और श्रीलंका की जब भौगोलिक स्थिति करोगे, यानी कि जब ज्योग्राफिकल कंडीशन करोगे, तो आप इस तरीके से बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे अपना बेल्जियम लिख दोगे, यहाँ पे श्रीलंका लिख दोगे, और दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते चलोगे, जो आपको अपनी एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। ज्योग्राफिकल कंडीशन में बेटा हम क्या क्या बताते हैं, उसकी पॉपुलेशन बताओगे, नेबरिंग कंट्रीज बताओगे, कितना एरिया है, इंडिया से कितना छोटा है वो स्टेट, कितनी पॉपुलेशन कम है, और उसकी कैपिटल वगैरह, ये सब चीजें आप कवर कर दोगे। ओके, क्या फिर कौन से कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में है। ठीक है, आप फिर उसकी जातीय संरचना भी बताओगे, यानी एथनिक कॉम्पोजिशन भी लर्न कर लोगे, उसी के बाद बताया गया है। श्रीलंका की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बाद में है, पहले बेल्जियम की दे रखी है। एथनिक कॉम्पोजिशन में आप क्या कवर करोगे, या जातीय संगठन में, कि कौन से धर्म के, कौन सी कास्ट के या लैंग्वेज ग्रुप के वहां पे लोग रह रहे हैं। अभी से बता रही हूं, श्रीलंका में धर्म बता रखा है, जबकि बेल्जियम वाले में सिर्फ आपको कास्ट बता रखी है। ठीक है, आप उसको देख लोगे, समझ में आ गया बेटा, उसको पढ़ोगे और वहां पे अपना कॉम्पोजिशन लर्न कर लोगे, यानी एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। हो सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स में आपका, या फिर आपके जो पैटर्न में रहेगा, जिसका भी जो जैसा पैटर्न उनकी गवर्नमेंट सीबीएसई की तरफ से या फिर यूपी बोर्ड जो भी अपना बच्चे कर रहे हैं, उनके यहाँ पे जो भी पैटर्न आया हुआ, अगर 2 मार्क्स के में है, 3 मार्क में, आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। पॉइंट्स में सबको बताती चलूंगी कि पॉइंट्स आपको कैसे करने हैं। अगर 2 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको 2 पॉइंट ही लिखने हैं। 1 पॉइंट आपका पॉलिटिकल साइंस में 2 से 2.5 लाइन का होना चाहिए। 1 पॉइंट पॉलिटिकल साइंस में आपका 2 से 2.5 लाइन का होना चाहिए। कवर क्लियर हो रहा है सबको? ओके, आपकी भौगोलिक स्थिति हो जाएगी, जातीय संरचना यानी कि ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन और एथनिक कॉम्पोजिशन कवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा आप श्रीलंका तमिलों में अलगाव की भावना, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अगर आप पेज टर्न करोगे आपको एक पेज पे तो ये सारा मिल जाएगा। उसके बाद जहां पे टॉपिक लिखा हुआ है मैजोरिटेरिज्म वाला, ठीक है, बहुसंख्यकवाद वाला जो टॉपिक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे तो सारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज करोगे, लिख लो अपने साथ साथ कि श्रीलंका तमिलाओं में अलगाव की भावना क्यों हुई। एक तो आप कारण पढ़ोगे और एक आप रिजल्ट यानी प्रभाव पढ़ोगे। दोबारा से, श्रीलंका तमिलों में अलगाव की भावना क्यों पैदा हुई, यानी कि आपका फीलिंग ऑफ एलिनेशन का कॉज पढ़ोगे और रिजल्ट पढ़ोगे। आ रही है बेटा बस बात समझ में सबको? ठीक है, फटाफट से कवर करते चलो जो जो बता रही हूं मैं। ठीक है, जब आप ये वाला क्वेश्चन लर्न कर लोगे, अपने इसके लिए कुछ मत करना, 3 पॉइंट बना लेना। 3 पॉइंट कॉज के बना लेना, 3 पॉइंट आपने किसके बना लेना, रिजल्ट के बना लेना। ठीक है, रिजल्ट में आपका सिविल वॉर भी आ जाएगा, गृह युद्ध भी आ जाएगा। इसका एक लाइन अंडरलाइन कर दो एनसीईआरटी के, एमसीक्यू वैसे मैं अलग से बताऊंगी आपको, बट अभी के लिए अंडरलाइन कर लो कि जो श्रीलंकन की गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था, जो एक्ट पास किया था भाषा को ऑफिशियल, आपकी क्या कहते हैं, सिनेले लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, देश की प्रमुख भाषा बनाने के लिए, उस एक्ट को अंडरलाइन कर दो, उस पर लिख दो, एमसीक्यू बनेगा वहां पे। ओके, नेक्स्ट आपका पेज टर्न करोगे तो आएगा बेल्जियम मॉडल।
बेल्जियम मॉडल का मतलब क्या है कि बेल्जियम ने क्या अपने संविधान में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चेंजेस करे जिसकी वजह से बेल्जियम का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संविधानों में काउंट किया जाता है। ओके, इसके 4 पॉइंट लर्न कर लेना, 5 नंबर का भी आ सकता है। तो अगर आपका 5 नंबर का आ जाए, एनसीईआरटी में 4 पॉइंट है तो आप 1 पॉइंट के 2 पॉइंट बना देना, ठीक है। किस तरीके से बनाओगे बेटा, कभी भी पॉलिटिकल साइंस में, सोशल साइंस में एक चीज को याद रखना, जैसे कि मान लो आपने पहला रोमन नंबर बनाया, आपको बोल दिया गया है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 5 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन सब हेडिंग्स आपके पास आपका 3 पॉइंट है, तो क्या करोगे, मेन हेडिंग बनाकर इसके 2-2 पॉइंट लिख दोगे। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही बेटा? एग्जामिनर को भी पता है कि एनसीईआरटी ने ही 3 पॉइंट दे रखे, तो बच्चा क्या करेगा, तो आप इसके सब पॉइंट्स बना दोगे इस तरीके से। तो आपका एग्जामिनर क्या देखेगा, भाई 6 पॉइंट बच्चे ने बनाए हैं तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इस चीज को भी याद रखना, 3 नंबर में कभी भी एक ही सब हेडिंग के 3 पॉइंट मत लिख के आ जाना, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप बेल्जियम मॉडल ही बता रहे हो, तो बेल्जियम मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, 3 नंबर में बेल्जियम मॉडल आया हुआ है, तो आप हर पॉइंट में अलग बात बताओगे। 3 नंबर है, नंबर कम है, बात ज्यादा है, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस 3 पॉइंट में कवर करोगे, और वही पॉइंट लिखना जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आते हैं, और हर पॉइंट में अलग बात होनी चाहिए। इस चीज को क्लियर रखना। मेरी बात दोबारा से समझ लो, एक रोमन नंबर में कभी भी सेम पॉइंट लिखकर ये मत सोच लेना कि एक ही पॉइंट को आपने डिवाइड कर दिया 3 पॉइंट में। नहीं बेटा, नंबर एक ही मिलेगा, क्योंकि बात तो एक ही कह रहे हो ना, बात तो आप एक ही कह रहे हो, बात 3 कहनी है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, बेल्जियम और श्रीलंका की लोकतांत्रिक प्रणाली में अंतर। ये क्वेश्चन बेटा आपको ना खुद करना है, जो आप वीडियोस में भी देख पाओगे। इसको किस तरीके से करोगे, आप ये बताओगे कि बेल्जियम ने कैसे डाइवर्सिटी को, विभिन्नता को एक्सेप्ट किया और श्रीलंका ने कैसे एक्सेप्ट नहीं किया। कौन कौन से कदम श्रीलंकन सरकार द्वारा उठाए गए, कौन कौन से बेल्जियम सरकार द्वारा उठाए गए। आ रही है बात समझ में? अगर इस क्वेश्चन को करते हो तो बेटा बहुत बढ़िया तरीके से, और ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क में, इस चीज को याद रख लेना, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट चाहे कोई भी रही हो, मैं अभी स्टेटमेंट्स पे नहीं आ रही हूं, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी स्टेटमेंट्स के लिए कि भाई क्वेश्चन के स्टेटमेंट के बनते हैं। अभी सिर्फ आप टॉपिक पढ़िए, पहले टॉपिक पढ़िए, फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी तभी समझ में आएंगे बेटा आपको जब टॉपिक्स थोड़े से लर्न होंगे, है ना। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स को इस तरीके से चैप्टर वाइज देखते चलिए। बहुत सारा सिलेबस सोचने में लग रहा है, अगर ऐसे डिवाइड करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, अब क्या कर सकते हो आप, इसमें डिफरेंशिएट फॉर्म भी यूज कर सकते हो कि भाई बेल्जियम की सरकार ने ये कदम उठाया, श्रीलंका सरकार ने ये कदम उठाया, जो भी आपके कदम यहाँ पे होंगे वहां पे आप लिख दोगे, ठीक है। इन्होंने कौन सा एक्ट पास किया, इन्होंने संविधान में कितनी बार बदलाव किया, ठीक है। और एक चीज को याद रख लेना कि जो बात यहां पे कह रहे हो उसी का डिफरेंट फॉर्म यहां पे होनी चाहिए। जो बात आप यहां पे कह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप राम और श्याम में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहले राम का घर का नाम बताओगे तो उधर भी श्याम का घर का नाम ही बताओगे, राम के गांव का नाम बताओगे तो श्याम के भी गांव का नाम ही बताओगे। सामने सामने डिफरेंस होना चाहिए। आई बात समझ में बेटा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आपको नोट्स में बेटा जी बताया था, और अभी भी सुन लीजिए इस चीज को कि इसके भी 2 टाइप हैं, ठीक है, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। एक आपका मोरल रीजन है, एक आपका प्रूडेंशियल रीजन है, यानी कि नैतिक कारण है, और आपका युक्तिपरक कारक है। उसको भी आप डिफरेंस बनाकर ही करोगे। आर्या, और इंपॉर्टेंट है, तभी यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, कई बार आता है। किस तरीके से आएगा, मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन, युक्तिपरक और नैतिक परक, ठीक है। युक्तिपरक ये हो गया बेटा, नैतिक ये हो गया। तो आपका या तो इसी के 3 पॉइंट पूछ लेते हैं, या फिर यही पूछ लेते हैं, या फिर इन दोनों को मिक्स करके एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई बात समझ में नहीं आई बेटा? ठीक है, और इसमें भी सेम कोशिश करोगे कि सेम पॉइंट डिफरेंशिएट में लिखा जाए। अगर नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा बेटा, जब लास्ट टॉपिक पे आओगे इस चैप्टर के, तो आपको चेक एंड बैलेंस, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मिलेगा और वर्टिकल पावर शेयरिंग मिलेगा। 7 और 8 टॉपिक बेटा जांच और सर इसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन, ये देखिए 8 नंबर पे है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये वाला है हॉरिजॉन्टल।
जांच और संतुलन, ऊर्ध्वाधर शक्ति बंटवारा, ठीक है, इसको करोगे बेटा। ये टॉपिक 2 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको क्या दे रखा होगा जब आप अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर में से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है मेनली, एक नंबर के आपके एमसीक्यू आ जाएगा, एक 3 मार्क का। अब आप कहोगे कि बोर्ड के लिए वेटेज, बेटा मिड टर्म में बोर्ड वाली वेटेज काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड वाली वेटेज फुल सिलेबस की बनी हुई है और ये मिड टर्म है आपका, ठीक है। तो उस वेटेज को आप छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, उसके लिए हम बोर्ड में बात करेंगे, बोर्ड से पहले जो प्रिपरेशन करेंगे, ओके, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं आपको कि वर्टिकल पावर शेयरिंग, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अलग से कॉलम बना लोगे अपना, या पॉइंट्स बना लोगे। भाई ये वाली हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ये वर्टिकल है, ये वाली हमारी क्षैतिज है और ये वाली ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। इस तरीके से करके आप अपने पॉइंट्स को कवर कर लोगे। हमें पता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पावर डिवाइड होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बेटा ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। वर्टिकल में हमें पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी स्थानीय सरकार, ठीक है। कुछ नहीं करना, 3 मार्क में आ जाए, इसे डिफाइन कर देना, ऐसे कर देना। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे, चेक एंड बैलेंस कौन सा वाला सिस्टम होता है, तो ये वाला बता देना कि एक दूसरे को चेक करते हैं ये, ठीक है। किसी की पावर सबसे बड़ी नहीं है, ये वाली चीज बता दोगे आप, ठीक। उसके बाद आते हैं बेटा संघवाद वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। यहां से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, यहां तक आपका, ठीक है। ये वाला 9 to 15, 9 to 15 बेटा चैप्टर लेंथी है लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, एक ही बात को अच्छे से बता रखा है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है। सबसे पहला आपका जब चैप्टर ओपन करोगे तो आपको संघवाद की विशेषता मिलेंगी, करीब करीब 7 पॉइंट लिखे होंगे, ठीक है। तो आप 7 और 1.8 भी बन जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, कोई 5 पॉइंट अच्छे से रेडी कर लेना। अभी फिलहाल के लिए इतना बोलूंगी, 5 मार्क में किस्मत अच्छी रही तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संघवाद की विशेषता बताओ, राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो कुछ मत करना बेटा जी, आप सीधा क्या करोगे, 5 नंबर के पॉइंट में इसको लर्न कर लोगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप जब इसको बता सकते हो कमेंट में लिखकर कि कोई से बिट, और अगर फीचर्स में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, संघवाद की विशेषता में कोई भी पॉइंट में दिक्कत आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, एकात्मक और संघात्मक में अंतर स्पष्ट करो। जहां पे आपकी संघवाद की विशेषता लिखी हुई है उसके ऊपर वाले जस्ट पैराग्राफ में आपको इन दोनों का डिफरेंशिएट मिलेगा। दोबारा से, जहां पे संघवाद की विशेषता लिखी हुई है उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको एकात्मक और संघात्मक के बीच में अंतर स्पष्ट मिलेगा, मींस दैट द यूनिटरी ऑफ फेडरल में। इसको भी आप बिल्कुल इस तरीके से डिफरेंशिएट करके ही बताओगे और बहुत बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा। और स्पेशली लास्ट में एग्जाम्पल जरूर लिखोगे, बिना एग्जाम्पल के नहीं करना। एग्जाम्पल में आप कंट्रीज के नाम बताओगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में पूरे नंबर चाहिए तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखिए और 4th पॉइंट को आप डिफरेंशिएट बना दीजिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन नॉट। एक साथ आने वाले संघ और एक साथ रखने वाले संघों के बीच अंतर 11, इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रूप में लर्न कर सकते हो। इसको भी डिफरेंस फॉर्म में करना है और 3 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हीं में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल वही करोगे, कमिंग टुगेदर का पॉइंट और होल्डिंग टुगेदर का, जो पॉइंट इधर लिख रहे हो उसी का डिफरेंट फॉर्म यहां पे होना चाहिए। और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया एग्जांपल्स लिखने, सिंपल है, ठीक है। कॉलम्स बनाने हैं। कमिंग टुगेदर याद होगा आप सबको कि कमिंग टुगेदर में जब इंडिया का अमेरिका का एग्जांपल आएगा, जब देशों को पास बुलाकर एक देश बनाया जाए। होल्डिंग टुगेदर में एक देश के बीच में जब राज्य बनाए जाएं, ये वाला पॉइंट था। उसी को आप 3 पॉइंट में लिखकर एग्जांपल लिखोगे, ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारा भारत एक संघीय देश है, स्पष्ट करो। कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हमने बेटा जी इस चीज को याद रखना है। फेडरल का एक टेस्ट किया था, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पेशली बेटा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कई बच्चे गलती कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप बनाओगे अपने रोमन नंबर्स, 5 नंबर में आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से करके जाओगे एकदम, ठीक है। आप इसके लिए 5 रोमन नंबर बनाओगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों सुनेंगे, ठीक है। भारत कैसे संघीय व्यवस्था वाला देश है, आपको फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक पता है 5, उन्हीं को भारत में पुट करते चले जाइए। और आपको भारत की चीजें पता है, वो चैप्टर में दे भी रखी हैं कि भारत में शक्तियों का बंटवारा ऊपर से नीचे तक करा गया है, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पे आप यहाँ पे पावर का डिवीजन बता दोगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया ये बता दोगे, भारत में स्पेशल स्टेट्स का प्रावधान है ये बता दोगे, भारत में टैक्स वगैरह का डिपार्टमेंट सब बता रखा है ये बता दोगे इस तरीके से, और कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो जुडिशरी सॉल्व करती है ये बता दोगे। इस तरीके से करके 5 पॉइंट बनाओगे इसके सिंपल, ठीक है। और कोशिश करना अगर मतलब बन सके तो एक रोमन नंबर में 2 पॉइंट लिख देना, कोई भी 2 में जो आपको लगे, सब में लिखने की नीड नहीं है, 1 या 2 में कर देना बस, ठीक है। लेकिन नीट एंड क्लीन तरीके से, बिल्कुल रोमन नंबर तरीके से, और पॉइंट्स में करोगे बेटा। 2 नंबर का भी क्वेश्चन है पॉइंट में, पैराग्राफ करने ही नहीं है, पैराग्राफ मेथड ही नहीं करना, ओके आपको पॉइंट्स बनाने हैं। बिल्कुल जितने बढ़िया तरीके से पॉइंट्स बनाओगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अपनी पेन से लेके अंडरलाइन करो, लिखते लिखते हैबिट ऐसी बना लो, लिखते लिखते अंडरलाइन मारना है, ठीक, ओके। नेक्स्ट बेटा, भारतीय संघीय व्यवस्था का पहला परीक्षण। बेटा आपका पहला टेस्ट भी है, दूसरा टेस्ट भी है कि इंडिया में फेडरलिज्म के कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं, पहला टेस्ट भी है, दूसरा टेस्ट भी है। आप बेसिकली तो पहला कर लेना, ठीक है, दूसरा भी आ सकता है, बट पहला टेस्ट कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के लिए कौन सा पहला टेस्ट किया गया था, ओके। उसके लिए बेटा जी आपका पहले टेस्ट में क्या आएगा, लैंग्वेज के आधार पर बेटा जी स्टेट्स कैसे बनाए गए, उस वो वाला टॉपिक आपका पहला टेस्ट में आ जाएगा, और आप उसको अच्छे से बताओगे भी एग्जाम्पल के साथ, अपनी आप से एग्जाम्पल ऐड कर दोगे, चाहे तेलंगाना का ऐड करो बेटा, ठीक है। आप अपने जो भी स्टेट्स न्यू बने हुए हैं हमारे उनका ऐड कर सकते हो, उत्तराखंड से स्टार्ट कर सकते हो, झारखंड आपके छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करके तेलंगाना तक ला सकते हो, ओके। 1999 से पहले और बाद में केंद्र और राज्य के संबंध कैसे थे, उसको भी सब हेडिंग इसी तरीके से बनाओगे कि 1989 से पहले संबंध कैसे थे और बाद में कैसे थे, से पहले यानी बिफोर, फिर आफ्टर, ओके बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इस तरीके से करोगे, पहले इसके पॉइंट्स लिख देना, फिर बेटा इसके पॉइंट्स लिख देना, अगर बिफोर और आफ्टर करके आ जाए तो, ठीक। उसके बाद बेटा आपकी विकेंद्रीकरण प्रणाली में परिवर्तन, एक क्वेश्चन आपको बहुत बार आता है एग्जाम में, एकदम बेटा बढ़िया तरीके से पूछते हैं कई बार, चेंजेस इन डिसैलिनेशन सिस्टम। तो आपके एनसीईआरटी में बेटा उसके पॉइंट्स दे रखे हैं, आपके कई पॉइंट्स है इसके, तो इसमें से आप अपने कोई भी 6 पॉइंट 5 पॉइंट याद कर लेना। चेंजेस इन डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कि भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे हेडिंग लिखी हुई है उसी के नीचे देखना साइड में, ये आपकी राइट हैंड साइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को पढ़ लो, बस बढ़िया तरीके से कर लो। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा बता रही हूं, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे, जो जेंडर वाला टॉपिक है आपका, उसमें देखो 3 टॉपिक है आपके मेनली। सबसे पहला तो आप अपना सेक्सुअल डिवीजन वाला तो कर ही लोगे, ठीक है, कि मतलब काम का विभाजन किस तरीके से किया जाता है, जनरल टॉपिक है बेटा, वो तो तुम वैसे भी लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से बता देना कि हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़की ये काम करेंगे, इस तरीके से। आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट पूछ सकते हैं, उसमें 1 नंबर में पूछ सकते, मतलब आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि फेमिनिस्ट कौन होते हैं, आपकी नारीवादी कौन होते हैं, तो वही महिला और ऐसे महिला और पुरुष जो महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपकी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चलने से रिजल्ट क्या निकला है, तो आप बताओगे राजनीति में क्या क्या प्रभाव पड़ा है, राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, कई देशों ने उनको वोटिंग राइट दे दिया, लिटरेसी रेट बढ़ा है, लिंग अनुपात बढ़ा है, ये वाले टॉपिक्स आ जाएंगे आपके। सिंपल है बेटा, इस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत करनी नहीं है आपको। पैट्रियार्किक सोसाइटी, आपकी पितृसत्तात्मक सोसाइटी कौन सी होती है हमें पता ही है बेटा, सोसाइटी को तो हम देख ही रहे, इसमें बहुत सोचने वाली बात ही नहीं, हमारे आसपास दिखती है हमें पितृसत्तात्मक सोसाइटी, ठीक है बेटा। बस अपनी भावनाओं को वहां पे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि टीचर बैठ के आपकी भावना पढ़ने नहीं बैठा, ठीक है। तो बस आपने टॉपिक टू टॉपिक बात करना बेटा, वहां पे थोड़ा भावात्मक होने की जरूरत नहीं है, टेस्ट पेपर है, वहां भावात्मक हो गए हम तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर नंबर नहीं मिल पाएंगे वहां पे। चलो, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेटा जी, ये वाला टॉपिक भी उसी में कवर हो जाएगा आपका। फिर आ जाइए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बेटा 3 टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका बेटा कम्युनिज्म का आइडिया, सेकुलरिज्म और आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 3। कम्युनिज्म जहां पे धर्म को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, जो ये मानते हैं कि जो हमारे धर्म का है सिर्फ उसी के साथ हमारी सोच मैच हो सकती है, ठीक है। आपको इस टॉपिक को 2 तरीके से रेडी करना है, साम्यवाद वाले को, कि साम्यवाद की सोच क्या है और उसका आलोचनात्मक वर्णन करो, यानी क्रिटिकल इवैल्यूएट करो। अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट आ जाए, समझना बेटा ध्यान से, तो पहले तो आप उसका मीनिंग बताओगे कि कम्युनिज्म या साम्यवाद क्या होता है,
फिर उसकी सब हेडिंग लिखोगे क्रिटिकली इवेल्युएट यानी कि आलोचनात्मक वर्णन, फिर लिखोगे आलोचनात्मक वर्णन। नहीं आ रही बात समझ में बेटा? इस चीज को क्लियर रखना कि आपको आलोचनात्मक वर्णन जब करना है तो आपको पहले थोड़ा सा बता देना है वो टॉपिक क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? निष्कर्ष वगैरह ज्यादा दिक्कत करनी नहीं है, 5 नंबर में आ जाए तो आप कंक्लूजन लिख सकते हो अपनी तरफ से, बस 1 या 2 लाइन का, दैट्स इट। उसके बाद भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है बेटा, ये वाला टॉपिक बता दोगे आप, ठीक है? बुक में भी दे रखा और हमें पता ही है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर कंट्री है, वो होती है जहां पे सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है। आप कोई भी धर्म अपनाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपकी मर्जी है, आप अपने सभी धर्मों का पालन करो, आप एक धर्म का पालन करो, इस तरह का इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप अपना आंसर कर दोगे कि हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है और उससे सपोर्टिव जो भी पॉइंट्स है या हमारे संविधान के द्वारा जो चेंजेस के जो चीजें की गई हैं भारत को सेकुलर कंट्री बनाने के लिए, वो लिख दीजिएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आता है ये वाला, नहीं तो 3 में तो इसको रेडी करिएगा। राजनीति में जाति, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, बुक में आपके 2 टॉपिक है, लेकिन ज्यादा फोकस इस वाले टॉपिक पे कर लेना कि कैसे जो है कास्ट आपकी पॉलिटिक्स में आ जाती है। ओके बेटा, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में आती है? तो मतलब सिंपल है कि ये जो राजनेता होती है, ठीक है, वो अपने यहाँ पर जब कैंडिडेट को भेजते हैं तो ये देख के भेजते हैं कि उस एरिया की टिकट उस कैंडिडेट को दी जाए जो सबसे ज्यादा जाति के लोग जिस एरिया में रह रहे हैं। अगर किसी एरिया में कोई जाति पर्टिकुलरली ज्यादा रह रही है तो हर पार्टी क्या करेगी, मेंबर वही भेजेगी अपनी पार्टी का जो जिस कास्ट के मेंबर उस एरिया में ज्यादा रह रहे होंगे। कास्ट के हिसाब से पार्टीज बनती हैं, ठीक है बेटा, वो पार्टी उसी कास्ट के सपोर्ट करती है। ये वाले पॉइंट्स करके आप क्या करोगे, 4-5 पॉइंट रेडी कर लो, 3 या 4 पॉइंट भी रेडी कर लोगे तो काफी है। लेकिन पॉइंट्स करने में बार बार बोल रही हूँ बेटा, पॉइंट्स करोगे बहुत बढ़िया। अब आपकी क्लास का नेक्स्ट होमवर्क मैं यही दे रही हूं कि आपको क्या करना है, रीड करने हैं चैप्टर अपने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के 3 चैप्टर आप बेटा कोशिश करिए कि रीड कर लीजिए, ठीक है? जब चैप्टर पढ़ने बैठोगे अपना टारगेट सेट कर लीजिए, चैप्टर रीड करिए, ये टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई यही बस पढ़ के चले जाओ, लेकिन बेटा जी आपको अभी के लिए क्या करना है, इन्हें रीड करना है, ठीक है? इसके अलावा भी जो टॉपिक्स आएंगे वो हम प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन कराऊंगी साथ साथ कराती चलूंगी, कोशिश करूंगी उसी तरीके से आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आ जाए बेटा, ठीक है? बस यही है कि अपनी लगातार वीडियो देखिए, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि तभी मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगी, तभी आप भी अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। कभी भी कोई चीज एक इधर से एक उधर से हम बीच में चीजें छोड़ देते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं आज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो बेटा दिक्कत हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस को एकदम अच्छे से कवर करिए पहले अपना लर्निंग के लिए, उसके बाद हमारी सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, ठीक है? अगर कोई भी दिक्कत आती है रीडिंग करने में, जब आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.